देखो पेज नंबर 309 पे लिखा है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। हाँ, होता क्या है, देखो अभी तक द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले तक, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले तक क्लियर था कि आपका जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? देखो शुरू में हमें पता था कि लाइट डायफ्रैक्शन करती है, पहले रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है, ये मैटर भी करता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि मैटर है कि वेव। फिर हमने देखा इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो क्लियर हो गया कि आपका जो लाइट है वो वेव है। आपका लाइट क्या है? वेव। वो होने के बाद क्रॉम्पटन इफेक्ट आया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, और एक और था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी, ये तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने कंफर्म किया, जिन्होंने क्या किया? कंफर्म किया कि आपका जो लाइट है वो पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटोन बोलते हैं या क्वांटम बोलते हैं, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसकी एनर्जी होती है hν इज इक्वल टू h। देखो ये सब जो हमें अभी बातें पता है, उस वक्त जब द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था तब पता नहीं था। जब आइंस्टाइन ने उसको पढ़ा तो आइंस्टाइन ने किसका थ्योरी बताया था? हेनरी प्लैंक को था 1905 में, कब? 1905 में, 1905 में आइंस्टाइन ने प्लैंक की थ्योरी को लिया और द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और इसके लिए उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया। क्या दिया था? नोबेल। ठीक है, उनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज 1921 में। जब 1905 में आइंस्टाइन ने अपना एक्सप्लेनेशन रिलीज किया तब उसको ज्यादा लोगों ने बिलीव नहीं किया। 1909 में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम दिया है टेक्स्ट बुक में, उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट से इसको कंफर्म किया तो इन दोनों को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो ये अपने वक्त की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू था। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं कि आपका वेव थ्योरी फेल कैसे हो गया। आपका वेव थ्योरी फेल क्यों हो गया? ये ऑब्जर्वेशंस को बताने के लिए। तो वेव थ्योरी फेल हो गया, वेव थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। शुरू करें। यस सर। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। यहाँ देखो, सबसे पहली बात, वेव थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एक वेव है, तो जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा, फिर बाहर आएगा, उसमें टाइम लगेगा, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक टाइम लग सकता है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, हीट का तो जल्दी हो जाएगा, शायद हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शायद जल्दी हो जाएगा, लाइट डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये वेव थ्योरी कहता है। वो ये नहीं समझा पा रहा था कि जैसे ही लाइट डाला इंस्टेंटली कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ पार्टिकल के कोलिशन में होता है। जैसे ये है शॉट, जैसे मैं इसको फेंकूंगा तुरंत लग के टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि लगेगा गिरेगा 2 मिनट लगेगा फिर टूटेगा, नहीं। पार्टिकल का कैसा नेचर होता है, जैसे ही कोलिशन होगा तुरंत दिखेगा आपको। वैसे ही अगर लाइट, एक इलेक्ट्रॉन तो चलो पार्टिकल है, मान लिया मास है, चार्ज है, साइज है, सब है उसका, लेकिन अगर लाइट एक वेव है तो ये होना नहीं चाहिए था। इसके लिए वेव थ्योरी का पहला फेलियर था, टाइम लैग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नो टाइम लैग को एक्सप्लेन, हमने देखा था ना, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका पहला फेलियर। इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर कोई टाइम लैग है नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑब्जर्वेशन शोड दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। आपकी जो हम
हमें ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, जब देखो यहाँ पे ये मेटल शीट है, ठीक है, मेटल शीट, यहाँ पे आपने लाइट डाला, क्या डाला, लाइट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है, उनके पास क्या होता है, देखो अगर आपको याद होगा जब मैंने पोटेंशियल जीरो भी रखा था तो भी कुछ करंट था, क्योंकि उनमें क्या था, काइनेटिक। अब ऑब्जर्वेशन बताता है कि ये काइनेटिक एनर्जी इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि ये यहाँ देखो ये काइनेटिक एनर्जी इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ये काइनेटिक एनर्जी इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, न्यू पे, इस पे काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। अब देखो वेव थ्योरी क्या बोलता है, वेव थ्योरी बोलता है कि वेव है आपका लाइट है, तो जितना इंटेंस आप लाइट फेंकोगे, जितना इंटेंसिटी से लाइट फेंकोगे उतना तेजी से बाहर आना चाहिए, पर उल्टा होगा, मतलब इंटेंसिटी क्या है उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम वेव थ्योरी की फेलियर की बात कर रहे हैं, अभी तो आइंस्टाइन ने अपनी कोई थ्योरी दी नहीं है और दुनिया के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सब सिर्फ सोच रहे हैं कि अभी क्या होगा, ठीक है। तो 30310 पेज नंबर पे अगर आप देखो, secondly, since larger incident intensity implies larger energy, the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy. वेव थ्योरी बोलता है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आने से, लेकिन ऑब्जर्वेशन ने बताया कि ऐसा कुछ होगा नहीं है। ये क्यों होता है, आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, एक इक्वेशन दिया, ठीक है। आपको हर एक चीज को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। इवन हम लोग ने लास्ट ग्राफ देखा था जहां पे हम लोग ने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस एज अ स्ट्रेट लाइन आया था, याद है, एक तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल था, एक तरफ क्या था, फ्रीक्वेंसी था, उसका स्लोप भी आइंस्टाइन ने निकाल के दिया था कि उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा फेलियर होगा, यस सर। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, frequency of incident radiation has no role in determining the kinetic energy. Wave theory के हिसाब से frequency of the incident radiation has no role, जबकि वो ये रहा था कि वो डायरेक्टली frequency पे ही डिपेंडेंट था। तो वेव थ्योरी ने जो जो बातें बोली थी वो सब यहाँ पर फेल होती दिख रही थी, क्लियर है। और देखो एक लास्ट है, if the intensity was large enough, ठीक है, देखो वेव थियरी एक्सपेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी। वेव थियरी ने बोला, यहाँ देखो वेव थियरी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, हाँ, कुछ एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, हाँ, उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब वो बोलता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी डालो, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इंटेंसिटी इतना रखना कि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा। पर हमने देखा है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे आप कितना भी इंटेंस लाइट डाल लो, इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला, वो तीसरा फेलियर था। तो इतना तो क्लियर था कि यहाँ पे लाइट वेव की कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता, उसके बाद आई आइंस्टाइन की थ्योरी, जिसको नाम दिया गया है आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन और of energy and the photoelectric radiation, ठीक है। आइंस्टाइन पोस्टुलेट शुरू है, यस सर। आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने बोला यहाँ पे क्लियरली लिखा है, प्लैंक हाइपोथेसिस ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज एक्सटेंडेड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन प्रपोज्ड दैट लाइट बिहेव्स एज इट वाज पार्टिकल। आइंस्टाइन ने बोला कि गिवन कंडीशन के अंदर
गिवन कंडीशन के अंदर आपका जो लाइट है क्या है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी जैसा होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको क्वांटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा। और इस फिनोमेना को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ। ये क्वांटा को फोटॉन भी कहा जाता है, आम भाषा में क्या बोलते हैं, फोटॉन। फोटॉन से बना, लाइट किससे बना है, फोटॉन से। ये जो फोटॉन्स है इनके पास एक एनर्जी होती है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट इज पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट इज पैकेट ऑफ। एक इंडिविजुअल पैकेट के पास hν एनर्जी होती है, hν एनर्जी, एक इंडिविजुअल फोटॉन के पास hν एनर्जी। अगर आप एक रेडिएशन दे रहे हो जिसमें n नंबर ऑफ पैकेट्स है, जिसमें n नंबर ऑफ पैकेट्स है, तो nhν would be the total energy transfer। क्लियर है? ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.626 into 10 to minus 8, 6.626 into 10 to minus 4, 34 joules। ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपकी जो एनर्जी होती है वो hν होती है, और आपकी जो एनर्जी वो क्या लिखा आपने, hν। देखो फ्रीक्वेंसी है, इसको hc by लैम्डा भी लिखते हैं, hc by लैम्डा, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c by लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज c by, ये कैसे आया, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम है ना, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड बाय डिस्टेंस ले लूं तो 1 अपॉन टाइम आ गया। स्पीड 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट c, डिस्टेंस है वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं, तो न्यू इज c by लैम्डा, न्यू इज c by लैम्डा, तो e इज hc by लैम्डा। क्लियर है? e क्या है, hν, e क्या है, hν, न्यू इज c by लैम्डा, तो e क्या हो गया, hc by लैम्डा। क्लियर है? ये किसकी एनर्जी है, फोटॉन की। किसकी एनर्जी है, फोटॉन। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी उस लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इससे एक चीज पता चल गई, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम। ये आइंस्टाइन का पोस्टुलेट। इसको यूज करके 9 ऑब्जर्वेशंस का 9 एक्सप्लेनेशन दिया गया, इन सबको यूज करके। ठीक है, यस सर। चलो आइंस्टाइन पोस्टुलेट हो गया, और E इज इक्वल टू h। देखो इसी को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को एक नाम दिया गया है, E इज इक्वल टू hν। जो इक्वेशन है उसको कहते हैं आइंस्टाइन्स रिलेशन, आइंस्टाइन्स रिलेशन, EINS। आइंस्टाइन्स, ये रिलेशन किसके बीच में है, देखो जो एनर्जी है ये पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, पार्टिकल की प्रॉपर्टी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव की होती है। तो पार्टिकल वेव के बीच में रिलेशन हो गया ना, पार्टिकल वेव के बीच में, उसी को बोलते हैं आइंस्टाइन्स रिलेशन। तो क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स रिलेशन। ये है आपका आइंस्टाइन का क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन यूजिंग आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट। एक्सप्लेनेशन यूजिंग, explanation using Einstein's postulate। ठीक है, आगे बोलिए, कोई शक होने का। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे
कौन सा पॉइंट? देखो इन्होंने पहले क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। Einstein argued that when a photon of UV radiation arrives at the metal surface and collides with an electron, it gives all of energy to the electron. The energy is gained by the electron and photon is no longer existing. If phi naught is the work function of the material, then electrons will be emitted only if the energy gained is more than equal to work function. Thus, a minimum threshold देखो बेसिकली पहला ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन याद करो तो न्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेव थ्योरी बोलता है कि फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क, इंटेंसिटी ज्यादा हो तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए, ये आपका किसने कहा? वेव थ्योरी। आइंस्टाइन ने बोला ऐसा नहीं। ये मान लो आपका प्लेट है, मेटालिक प्लेट, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर आने के लिए मान लो एक मिनिमम वर्क फंक्शन फाइ नॉट चाहिए, इसको बाहर आने के लिए मिनिमम फंक्शन वर्क फंक्शन फाइ नॉट एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए? मिनिमम फाइ नॉट। अब आपने यहाँ से लाइट भेजा, लाइट भेजा मतलब फोटॉन भेजा, लाइट भेजा मतलब फोटॉन भेजा। होता क्या है, जब ये फोटॉन जब ये जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है और फोटॉन खत्म हो जाता है। क्यों फोटॉन खत्म हो गया? क्योंकि फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी और वो खत्म हो गया, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। फोटॉन ऐसे ही होता है, फोटॉन बन के मर जाता है, बन के मर जाता है। मरते कैसे? जाके कोलाइड होगा, अपनी सारी एनर्जी को इसको दे देगा और सिर्फ आपके पास एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? अब इसकी जो टोटल एनर्जी है वो h न्यू है। हां तो क्या है? h न्यू। इसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फाइ नॉट चाहिए। हां if h न्यू is greater than equal to phi naught, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन बाहर आएगा। क्लियर है? यस सर। if h न्यू is greater than equal to phi naught, यानी कि आपका जो न्यू है वो मिनिमम कंडीशन फाइ नॉट का है, मिनिमम कंडीशन इतना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना है ना, मिनिमम। इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे या अभी h का कांस्टेंट है। हां h क्या है? मतलब वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग होता है, इसके लिए हर मेटल का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इधर म्यू नॉट दिया है क्या? हां म्यू नॉट दिया। हां क्योंकि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? अगर ये इतना नहीं होगा, अगर ये इतना नहीं होगा तब अब देखो कितना भी इंटेंसिटी का लाइट का, मान लो एक इंटेंसिटी is less than 5, intensity does not matter, intensity देखो आप बोलोगे कि मान लो h न्यू फाइ नॉट से कम है। हां इस इलेक्ट्रॉन पे h न्यू आ ये एक्साइट हो गया, फिर दूसरा h न्यू आ ये और एक्साइट होकर बाहर हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप कितना भी इंटेंस लाइट डाल दो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं। उसका रीजन है कि एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब आपने ज्यादा फोटॉन भेजे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास बढ़ जाएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास बढ़ेगा, लेकिन एक को सिर्फ h न्यू ही मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ
तो उसी hν को फाइ नॉट से ज्यादा होना पड़ेगा। एक फोटॉन, मान लो आपने कुछ इंटेंसिटी से एक फोटॉन भेज दिया पर उसका वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी था, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, उसको एक्साइट करके बाहर निकालेगा। तो इंटेंसिटी तो कम थी, फोटॉन एक ही था, लेकिन उसकी एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर? इसमें कहा क्या है कि जब फोटॉन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से, कोलाइड करता है, तो सिर्फ रिजल्ट जो आता है वो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन डाइज, फोटॉन डाइज। क्लियर? दूसरे इसमें चले, इसमें चले। देखो, energy is given by the photon to the electron, energy is given by the photon to the electron as soon as the radiation is incident, as soon as the radiation is incident. The exchange of energy between photon and electron is instantaneous, hence there is no time lag. क्या इसने टाइम लैग को भी एक्सप्लेन कर दिया? जो फेलियर ऑफ वेव थियरी था, क्योंकि टाइम लैग को एक्सप्लेन कर नहीं पाया। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही फोटॉन इंटरैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से, वो इंटरैक्शन एक इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन होता है। कैसा होता है? और होगा भी ना, क्योंकि दोनों पार्टिकल हैं, क्योंकि दोनों पार्टिकल। अगर वेव होता लाइट, अगर फोटॉन होता है नॉर्मल लाइट वेव, तो इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन नहीं होता, इसीलिए नो टाइम, इसीलिए नो टाइम। क्लियर? अब देखो आगे क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स प्रपोजिशन, if intensity of the incident radiation for a given wavelength is increased, उसने क्या बोला, for a given frequency अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, there will be an increase in number of photons incident on unit area। पहले देखो, ये आपका मेटल है, ये क्या है? ये मान लो यूनिट एरिया, इस पे लाइट आ रही थी, मान लो एक फोटोन आके गिर गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ, तो इस यूनिट एरिया में अब ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं। अब क्या आ रहे हैं? ज्यादा फोटॉन्स, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, मतलब करंट भी बढ़ रहा है। याद है मैंने एक ग्राफ देखा था, स्ट्रेट लाइन आया था, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन आया था, आपका करंट और इंटेंसिटी। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो, है ना? क्यों? क्योंकि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो एक गिवन यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि if intensity of incident radiation is increased, there will be increase in the number of energy quanta, that is photons incident on unit area. Therefore, larger incident radiation will knock off more number of electrons from the surface. Hence, current will be larger. इसमें गिवन क्या है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो इसका फ्रीक्वेंसी फोटॉन का, इसका जो फ्रीक्वेंसी है that should be greater than equal to, तो इससे होगा करंट इंक्रीज होगा, करंट कब इंक्रीज होगा? जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलेगा? फोर्थ पॉइंट देख ले, कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट देखो। अच्छा, सैचुरेशन करंट की बात हुई है, मैं आपको पहले समझाता हूँ पॉइंट, फिर आप पढ़ेंगे। सैचुरेशन करंट मतलब हमने देखा था, हमने ग्राफ देखा था कि जब पोटेंशियल बढ़ाया, जब पोटेंशियल बढ़ाया, शुरू में करंट बढ़ा, शुरू में करंट बढ़ा, एक टाइम के बाद जाके करंट रुक गया बढ़ा। क्यों? उसका रीजन बता। मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है? आपको आप
इसमें आप इंटेंसिटी बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल और करंट कैलकुलेशन। पोटेंशियल देखो शुरू में मान लो आपने 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, कितने वोल्ट का 2, वो एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाया। यहाँ पे आपका कलेक्टर, यहाँ पे कौन है आपका कलेक्टर, 2 वोल्ट में मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाया। फिर आपने इसको बढ़ा के 4 वोल्ट दिया तो 2 और आ गए, तो क्या करंट बढ़ेगा? करंट क्या होगा? बढ़ेगा। फिर आपने क्या किया, इसको 6 कर दिया, फिर ये 2 दिया, करंट और बढ़ गया। मतलब शुरू में जब आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, आपका जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। क्या आप सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अब करंट बढ़ने वाला है, क्लियर? यही चीज आपके पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, once the electron is emitted from the surface, एक लाइन ध्यान से सुनना, once the electron is emitted from the surface, if the collector is at higher potential, the electric field will accelerate the electron towards the collector. Obviously ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो, higher is the potential, more the number of electrons reaching the collector, देखा भी, hence current increases with accelerating potential initially. Clear? Moreover, since the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on metal surface on unit area and unit time, it determines the maximum number of electrons that can be knocked off. What determines the maximum number of electrons that will be knocked off? Intensity of the incident radiation. मैंने इंटेंसिटी जो फिक्स रखा है तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आएंगे ना। आगे लिखा है, increasing the potential can increase the current only till all the knocked off electrons have reached the collector. No increase can be seen in the current beyond this limit. This explains the saturation current I naught. क्या ये बात क्लियर? हाँ। अब कितना पॉइंट कौन सा? पांचवा पॉइंट। इंटेंसिटी इंक्रीज कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? तो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इवेंचुअली द सैचुरेशन करंट। तो अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। ये आपका पॉइंट नंबर 5। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस इक्वेशन को आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। छठे पॉइंट में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक जो कि है E = x3 - 5। देखो यहाँ देखो, ये मेटेलिक प्लेट क्या है? मान लो इस मेटेलिक प्लेट का वर्क फंक्शन फाइंड आउट है। वर्क फंक्शन क्या है? व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक लाइट आया, यहाँ से या फोटोन आया, क्या आया? इस फोटोन की जो एनर्जी है वो h nu है। क्या है? given that nu is greater than equal to mu naught, या greater than, मुझे ये पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लेकिन जब ये बाहर आएगा, जब ये देखो होगा क्या, फोटोन क्या इससे टकराएगा,
अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा इसको और खुद मर जाएगा और खुद मर जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के पास H2 एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी आ गई? जब ये H2 एनर्जी आई उसमें से इसने फाइव नॉट को लूज कर दिया बाहर आने में, फाइव नॉट लूज कर दिया, इस एनर्जी के साथ वो बाहर आया जो उसका काइनेटिक एनर्जी। Therefore, kinetic energy max is equal to h nu minus 5. This is Einstein's photoelectric equation. Maximum kinetic energy is h nu minus 5. अब ध्यान से देखो, max के लिए because h nu constant है, h constant है और nu constant है, phi naught is the minimum energy। जब आप मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मैक्सिमम, मैक्सिमम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिनिमम। देखो phi naught मिनिमम एनर्जी हो सकता है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग हो, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग हो। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डेप्थ में समझो मेटल के बहुत नीचे तो उनको ऊपर आने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उनको क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए ऊपर आने के लिए। जब वो ऊपर आते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे, तो हो सकता है वो सिर्फ phi naught ना लूज करे, ज्यादा लूज करे तो काइनेटिक एनर्जी और कम। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होगा h nu minus h nu minus phi naught। ये है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इससे क्या चीज पता चला? क्या ये कांस्टेंट है? ये क्या है? ये भी कांस्टेंट है और मान लो ये मेटल फिक्स कर दिया तो phi naught कांस्टेंट होगा, h कांस्टेंट होगा। मैं अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल सकता हूं तो उससे अलग-अलग काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मतलब मैंने सेम मेटल पे ग्रीन डाला काइनेटिक एनर्जी अलग, और अगर यूवी डाला तो काइनेटिक एनर्जी अलग, अगर वॉयलेट डाला तो काइनेटिक एनर्जी अलग। क्योंकि यहां से पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा ये कैसे पता चला लीनियर है कि नहीं? देखो अगर इसको y एक्सिस पे प्लॉट करो और इसको x पे, तो ये y mx c है ना, y यहां पे h आपका स्लोप है और c आपका y क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उसको? ये तो c होता है, ये क्या होता है? c। आप y एक्सिस पे कहां कट कर रहे हो? y एक्सिस पे कहां कट कर रहे हो वो आपका c होता है। तो इतना पता है कि y mx c एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा ये? तो यहां से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन linearly dependent on अगर 6.3 करते हैं इसका, if the frequency is more than the threshold, clear, then the energy phi naught is used by the electron to escape from the metal। phi naught is the work function, तो उतना एनर्जी को escape करने में लगेगा and remaining energy becomes the kinetic energy of electron। जो रिमेनिंग बचा मतलब h nu minus phi naught जो बचा वो किसमें चला गया? काइनेटिक एनर्जी में। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल एंड अदर प्रोसेस लाइक कोलिजन आफ्टर एमिशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu minus phi naught, h nu minus phi naught। ठीक है? Ke max depends on the material of the emitter plate and varies linearly with the frequency and independent of the intensity। क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, इंटेंसिटी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना, इंटेंसिटी नहीं। तो ये है आपका आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, Ke max is h nu minus phi naught। क्लियर? आगे देखते हैं।
देखो इसमें क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अलग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसकी म्यूनॉन वो छोड़े, हो सकता है कहीं कोलिजन हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हो सकता है और भी एनर्जी उसमें लूज कर ली। ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग-अलग हो सकती है, ठीक है। द रीजन फॉर दिस आर मेनी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पोजेस द सेम एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी नहीं होती। द इलेक्ट्रॉन्स मे बी इजेक्टेड फ्रॉम वेरिंग डेप्थ, क्लियर, inside the metal surface. Electrons may suffer collision before they come out of the metal surface and may lose their energy. तो हर इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है उसका एनर्जी अलग-अलग है, ये तो क्लियर है, और उसके कई कारण हैं। हो सकता है कोई डेप्थ में आ रहा हो, कोई कोलिजन करके आ रहा हो, तो सबकी एनर्जी अलग-अलग होगी। If V is the potential difference between the emitter and collector, अगर आपने potential difference V रखा है, potential difference V रखा है, and the collector is at lower potential, अब कलेक्टर किस पे है, जिसको इलेक्ट्रॉन को खींचना था, कलेक्ट करना था, उसको ही नेगेटिव बना दिया, उसको क्या बना दिया, नेगेटिव। तो होता क्या है, an electron will lose its kinetic energy in overcoming the retarding force। अब रिटार्डिंग वोल्टेज लग रहा है ना, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से दूर भाग रहा है। देखो शुरू में तो निकला था काइनेटिक एनर्जी देकर, पर अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस रिटार्डिंग फोर्स को अपोज करने में खत्म हो रहा है। देखो मैं भाग तो रहा हूं क्योंकि मेरे पास काइनेटिक, लेकिन कॉन्स्टेंटली स्लो होते जा रहा हूं क्योंकि मैं थकते जा रहा हूं, क्योंकि सामने से कोई मुझे धक्का दे रहा है, इसलिए मैं ज्यादा भाग नहीं पा रहा हूं। क्लियर, क्लियर। If the kinetic energy is not sufficient, क्या बोला? If the kinetic energy is not sufficient, the emitted electrons may not reach the collector and the photocurrent will be zero, current zero। अगर आपका kinetic energy उस retarding force के बराबर नहीं है, उस retarding force के बराबर नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर उतना है नहीं कि फोर्स को अपोज कर पाए, तो वो कलेक्टर तक पहुंच नहीं पाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी से जो बाहर आता है ये मिनिमम, ये मैक्सिमम की बात होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिटार्डिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन Ke max, if Ke max is the energy of the most energetic electron and minus V naught is the stopping potential, then this electron will fail to reach if K max is less than E V naught। यहाँ देखो ये मेटल प्लेट है, यहाँ पे कलेक्टर है, क्या है, कलेक्टर। इन दोनों को एक वोल्टेज V से कनेक्ट किया गया, ठीक है। इसको नेगेटिव दिया, इसको पॉजिटिव, ठीक है, इसको 20 दिया, यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को नॉक किया, इलेक्ट्रॉन को नॉक किया, तो इलेक्ट्रॉन को नॉक किया तो काइनेटिक एनर्जी से नॉक किया, काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है। अब क्योंकि आपने V नॉट दिया है, इसको नेगेटिव दिया है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा। मान लो कभी भी इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है, अब आपने इसको V बढ़ाया और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाके रख दिया, इस पर रख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपको याद होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक भी इलेक्ट्रॉन आ नॉट अ सिंगल, नॉट इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट हो रहा है। ये V नॉट है, मतलब ये जो एनर्जी है, इसका रिटार्डिंग फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, वो इसके काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी और रिटार्डिंग फोर्स बराबर हो गए तो वो एग्जैक्टली यहां पे आके रुकेगा, यहां पे आके रुकेगा, इसको हिट नहीं करेगा।
जैसे आप खड़े हो, आपके 50 मीटर पे एक कार है, कितने मीटर पे, और आपने कार चलते अपने कार पे ब्रेक लगाया कि वो 50 मीटर बाद रुके, 50 मीटर पे मैं एग्जैक्ट खड़ा तो मुझे हिट नहीं करेगा, मुझे आके ऐसा टच करके रुक जाएगा, समझे? जैसे वो आ रहा है, मैं कलेक्टर हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा हूँ, तो धीरे हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी और मेरा रिटार्डिंग फोर्स इक्वल था, तो यहाँ आके रुक गया, जस्ट मुझे टच करके रुका, मुझे फोर्स टच करके रुका, फोर्स कम लगता है। देखो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा आपने, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो बड़े बड़े, यहाँ पे तो न्यूटनियन फिजिक्स की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स में न्यूटन के रूल नहीं चलते, एग्जांपल दे रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट है, ये आया, जब इसको धक्का देगा तो ये नॉर्मल लगाएगा, ये क्या लगाएगा, पर आके ऐसे रुक गया, मतलब नॉर्मल जीरो। जैसे कि आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट के रोप को कट किया तो आप ग्रेविटी के साथ नीचे गिर गए, तो आपका नॉर्मल जीरो होगा, आप हल्का सा छोड़ देते हो, टच पे रहते हैं, क्योंकि आप दोनों ही जी के साथ गिरते हो। वैसे ही अगर इसको यहाँ पे जस्ट आके रुकना है, जब आपका जस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल अचीव होगा तब इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ पे आके रुकेगा, उसी को क्या करना है, स्टॉपिंग। अगर आपने इससे भी ज्यादा नेगेटिव बढ़ा दिया तब तो वो यहीं रुक जाएगा, एक टाइम बाद यहीं रुक जाएगा, एक टाइम बाद यहीं रुक जाएगा, पर जो मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एनर्जी दोनों का इक्वल होता है, तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो एनर्जी है, एक ये रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, मतलब ये जो देखो एनर्जी के बराबर एनर्जी होगा, मतलब यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो इसको अपोज कर रही है, जो इसको क्या करे, अपोज। अगर आपको याद होगा तो हमने पोटेंशियल V देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज वर्क अपॉन चार्ज, इज वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन इज पोटेंशियल V इनटू चार्ज Q। क्या ये वही वर्क डन है जो काइनेटिक एनर्जी कर रहा है? अगर ये दोनों बराबर तब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो V मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और Q मतलब चार्ज हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी is equal to EV naught. This is the condition for stopping potential. V naught क्या है? Stopping. जब V naught आप आओगे तब एग्जैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट यहाँ पे आके रुक गया, और ये फर्स्ट इंस्टेंस होता है जब करंट जीरो होता है। इसके पहले तक तो आ रहा था ना इलेक्ट्रॉन आराम से, जैसे ही ये अचीव होगा करंट आपका जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हिट नहीं, वो आके वहीं रुक गए, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? और ये कहां से आया क्लियर? ये बुक में डायरेक्ट किया, बुक में डायरेक्ट याद करने की वजह ये आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप पढ़ते आ रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? इफ काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन EV नॉट, तब तो कोई करंट फ्लो नहीं। क्लियर है? देखो फोर्थ क्लास लाइन देखो 312 का, फोर्थ क्लास लाइन, इफ Ke max is less than EV naught, if Ke max is less than EV naught, where is the electron charge? EV naught is the energy needed for the electron to overcome the retarding potential V naught. If electron just fails to reach the collector, that is, it has lost all the kinetic energy just at the collector. It has lost all the kinetic energy just at the collector. K max is EV naught. K max is EV naught. ठीक है? लास्ट में क्या दिया है? V naught depends on the frequency and the material of the emitter and does not depend on the intensity. देखो Ke max किसके बराबर है? hν माइनस phi naught। तो जब hν माइनस phi naught लिखूंगा तो इसमें न्यू और फैक्ट डिफरेंट है, मतलब जो आपका स्टॉपिंग ये तो कांस्टेंट है, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन तो हर मीटर का अलग होता है,
मतलब किस मेटल को लिया और किस फ्रीक्वेंसी में लाइट डाला, उस पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए आपको याद होगा कि अलग-अलग इंटेंसिटी का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्या बात है? अलग-अलग इंटेंसिटी में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसलिए अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का अलग-अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि यहां सुनो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट सेम था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग-अलग इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट अलग था, लेकिन सैचुरेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है। क्या वो सारे ग्राफ एक्सप्लेन हो गए? यस सर। एक बचा है खाली लास्ट का, ठीक है? अब देखो ये 7 पॉइंट का एक 8वां पॉइंट भी लिख लेते हैं। वो एक जो ग्राफ था, अगर आप देखो E नॉट E K मैक्स और K मैक्स H न्यू माइनस फाई नॉट भी होता है। हाँ, अब देखो V नॉट क्या है? H by E म्यू माइनस फाई नॉट बाय E। चाहिए y is equal to mx plus c है, y is equal to mx plus c। अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप क्या है? h by e। क्या h by e h कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट, चारों में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है? मतलब आपका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए आप देखोगे मेटल A और मेटल B दो था, दोनों का स्लोप सेम है। वो किसके बराबर? h by e के बराबर। दोनों का स्लोप सेम था, किसके बराबर? आइंस्टाइन ने वो भी आपको एक्सप्लेन करके। और आपका जो y इंटरसेप्ट, आपका जो c y इंटरसेप्ट है वो अलग-अलग था, क्योंकि फाई नॉट बाय e में फाई नॉट तो अलग होगा ना, मेटल A का फाई नॉट अलग और मेटल B का फाई नॉट। ये मेटल पे सरफेस आपके मेटल पे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, तो अलग-अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग है, तो आपका y इंटरसेप्ट और लीनियरली डिपेंडेंट भी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के लीनियरली डिपेंडेंट भी है। तो उस ग्राफ को भी आइंस्टाइन ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? यस सर। एक लास्ट पॉइंट दिया उन्होंने, अब सबका समझ। ऑल द अबव आर्गुमेंट्स thus bring out fact that magnitude of current depends on the intensity, though number of emitted photoelectrons and the potential V of the collector, but not on the frequency as long as frequency is greater than threshold frequency। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो करंट होगा ही होगा, और वो करंट कितना होगा वो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है? एक बार फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो तो आपके इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये है आपका पूरा आइंस्टाइन पोस्टुलेट और उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब समरी देखो, इतना एक्सप्लेन किया कि अब समरी की कोई जरूरत नहीं है, अब वही सेम चीज बोल हो जाएगा। सेम चीज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुनो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले हमें पता चला कि लाइट पार्टिकल, क्योंकि वो सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करता है। बाद में पता चला कि लाइट वेव है। पहले हमको लगा ट्रांसवर्स वेव, जब हाइगन ने बोला कि ईथर होता है, ट्रांसवर्स वेव को लेकर उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन भी कर दिया। बाद में पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ईथर नहीं है ना, क्योंकि बाहर ईथर, अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो उसको मीडियम चाहिए, ईथर है नहीं, मतलब वो वेव तो है या हो सकता है पार्टिकल हो, लेकिन ट्रांसवर्स वेव तो नहीं है। तब मैक्सवेल ने क्या बनाया? ईएम वेव, कि आपका लाइट ईएम वेव है, और स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल के
ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. फिर क्या हुआ, हमने देखा कि लाइट डायफ्रैक्शन, लाइट पोलराइजेशन देगा, लाइट इंटरफेरेंस देगा। लाइट जब इंटरफेरेंस दिखा रहा है, पोलराइजेशन दिखा रहा है, डायफ्रैक्शन दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, रिफ्रैक्शन दिखा रहा है, ये सब सिर्फ वेव कर सकता है, ये सब सिर्फ वेव कर सकता है। तो कंफर्म हो गया कि लाइट एक वेव है, तो कंफर्म हो गया लाइट एक वेव है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे क्रॉम्पटन इफेक्ट देखेंगे, जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन सबको आइंस्टाइन के पोस्टुलेट ने एक्सप्लेन किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था प्लैंक ने, जब प्लैंक ने बोला था कि जो आपका लाइट है वो पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और इंडिविजुअल क्वांटास का फोटोन भी बोल सकते हो। हर फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, क्या होती है h। तो अब ये समझ में आ गया कि जब डायफ्रैक्शन, जब पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तब लाइट आपका वेव। जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम हो, तब आपका लाइट मैटर है या पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर। इसको क्या बोलते हैं? डुअल नेचर। एक टाइम पे एक डोमिनेट करता है, दूसरे टाइम पे दूसरा डोमिनेट करता है, दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे लाइट आपको या तो वेव नेचर देगा या तो पार्टिकल नेचर देगा। ये बात सिर्फ लाइट के लिए लागू नहीं होती, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए लागू होती है, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो, यूवी रेज हो, विजिबल लाइट हो, या आपके बाकी के इंफ्रारेड हो या बाकी के रेज। क्लियर? इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव भी है और पार्टिकल भी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इतनी सी ही बात है, उसी को थ्योरेटिकली दो वर्डों में लिखा है। क्लियर है? ये टॉपिक डन है। आगे फोटो सेल क्या है? फोटो सेल क्रॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा देख ले। क्रॉम्पटन इफेक्ट देख ले, बहुत बातें हो गई क्रॉम्पटन इफेक्ट की। देखो क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? क्रॉम्पटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, थोड़ा नोट करते हैं इसको। क्या करते हैं? अच्छा, अभी एक कमाल की बात और आने वाली है, आगे आप देखोगे। अभी हम जो लाइट है, पहले लाइट वेव था, हम बोल रहे थे वो पार्टिकल है। अब हम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसको बोलेंगे वो वेव। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वेव। ये कौन किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। ये किसने किया था? उसने बोला तुम जब इतना कांड कर रहे हो कि तुम वेव को पार्टिकल बता रहे हो, तो लो सुनो मेरे भी एक कहानी है, मैं पार्टिकल को वेव बता रहा हूं। और बाद में वो प्रूव भी हो गया, बाद में वो प्रूव भी हो गया। ये है क्वांटम फिजिक्स का। लाइक वेव या पार्टिकल? मैंने बोला दोनों है, डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हो। अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हो रहा है, तो वेव। क्रॉम्पटन इफेक्ट हो रहा है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है, पार्टिकल। इसका एक ही आंसर है कि वो दोनों है। लाइट उसका डुअल नेचर होता है, किसी को भी फॉल्स प्रूव आप नहीं कर सकते, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। सच्चाई तो ये, तो हमने सच्चाई ये है कि कुछ समझा नहीं, तो हमने बोल दिया कि उसका डुअल नेचर वही। अब सुनो क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्या क्रॉम्पटन नाम सुना? हाँ सर। ये वो नहीं, ये वो, क्योंकि क्रॉम्पटन है कि क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन अच्छा क्रॉम्पटन। क्लियर? देखो ग्रीन डब्बे में एक चीज लिखी है,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स-रेज लिया, क्या लिया, और एक ग्राफाइट की शीट ली, ये देखो, ये ग्राफाइट की शीट है, ये क्या है, ग्राफाइट की शीट वही लिया ना, और ऐसे हाँ ये एक्स-रेज आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स-रेज। अब एक्स-रेज कायदे से तो वेव होना चाहिए, पर हमें अब पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो एक्चुअली पैकेट ऑफ एनर्जी है। एक्स-रेज आके इसको हिट करेगा, मतलब फोटोन आके हिट करेगा तो फोटोन स्कैटर हो जाएगा, फोटोन स्कैटर, हां फिर आएगा फोटोन स्कैटर हो जाएगा। स्कैटरिंग क्या लाइट की प्रॉपर्टी है? हां, स्कैटरिंग किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की ना, हां वेव की प्रॉपर्टी स्कैटरिंग है, हां वेव की प्रॉपर्टी स्कैटरिंग, और हम यहाँ पे फोटोन की स्कैटरिंग कर रहे हैं। कमाल तो तब होगा जब हम आगे देखेंगे, ठीक है, अलग अलग एंगल पे वो स्कैटर होगा। अब देखो ग्रीन डब्बे में थोड़ी सी बात की, आप शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 एक काम करो, आप आगे आगे टेक्स्ट बुक शेयर कर दो, 6 9 से देखो, द थर्ड एक्सपेरिमेंट, 6 9 1 2 3 4 5 6 6 9 का लास्ट, द थर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो दो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक, अब बारी है काउंटर। The third experiment which established that a photon possesses momentum like a particle. फोटोन के पास मोमेंटम नहीं है, देखो फोटोन के पास मास नहीं है, क्योंकि लाइट का मास थोड़ी होता है। अब ये लाइट है तो मैं लग रहा है मुझे कुछ मास होता तो धक्का लगता ना, मास होता तो धक्का लगता, लेकिन इसका कोई मास नहीं है। ये तो हमें पता है कि लाइट का कोई मास, अगर मास नहीं है तो मोमेंटम कैसे आया, क्योंकि मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होती है, लेकिन हमने बोला कि यहाँ पे फोटोन के पास भी मोमेंटम होता है, वो फोटोन का मोमेंटम होता है, वो देखेंगे, वो क्या करेंगे देखिए, देखो the third experiment which established that the photon possesses momentum like a particle was Compton scattering. एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, where X-rays and gamma rays interact with matter। ये X-rays है, अब यहाँ पे gamma rays भी ले सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट 1923 में किया गया था, उसी साल जिस साल नोबेल प्राइज मिला, क्या नाम था उसका, मिलेगा ना, 1923 में मिला था, उसी साल का एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम था A.H. कॉम्पटन, मेड अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्स-रे। देखो एक बीम था, एक लाइट का बीम था, उसका वेवलेंथ लैम्बडा दिया, उसका वेवलेंथ क्या है, इंसिडेंट ऑफ ग्रेफाइट शीट, इंसिडेंट ऑफ ग्रेफाइट शीट एंड मेजर्ड द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेज। अब देखो ये स्कैटर हो गया ना, ये क्या हो गया, अभी अलग अलग एंगल पे स्कैटर हुआ, यहाँ पे मान लो ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे इंटेंसिटी कम, यहाँ पे इंटेंसिटी जो भी हो, उसने क्या किया, स्कैटर का इंटेंसिटी मेजर किया। पहले एक्स-रेज को ग्रेफाइट शीट पे डाला, एक्स-रेज को किस पे डाला, ग्रेफाइट शीट से क्या हुआ, एक्स-रेज में तो फोटॉन से वो स्कैटर हो गया, तो क्या हुआ, और उसने अलग अलग एंगल पे आपका इंटेंसिटी ग्राफ बनाया। अगर आपको याद होगा डायफ्रैक्शन में हम लोग ग्राफ बनाते थे इंटेंसिटी का, याद है, ये किसका था, डायफ्रैक्शन का इंटेंसिटी ग्राफ, डायफ्रैक्शन का। उसने क्या किया, उसने एक्स एक्सिस पे आपका स्कैटरिंग एंगल ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल लिया और यहाँ पे इंटेंसिटी ले ली, क्या ले ली, इंटेंसिटी, और उसने माप किया कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग इंटेंसिटी। ये देखो इंटेंसिटी किसका है, इस एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते जमा हुए, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हुए मतलब वहां पे ज्यादा स्कैटर हुआ है तो उसका इंटेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ेगा। तो गिवन एंगल पे
कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हुए हैं वो उसने प्लॉट किया। अब देखो क्रॉम्पटन मेड अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्स-रेज, यहां देखो, of wavelength lambda, where incident on a graphite sheet and measured the intensity of the scattered rays, कोई दिक्कत, in different direction as a function of wavelength, यानी कि as a function of wavelength। अभी आप बताओ उन्होंने क्या मेजर किया है, इंटेंसिटी, क्या मेजर किया है, इंटेंसिटी as a function of wavelength। मतलब कि इस थीटा पे इतना स्कैटर हुआ है फॉर अ गिवन वेवलेंथ। अगर मैं वेवलेंथ चेंज कर दूं, एक्स-रेज की जगह गामा रेज कर दूं, एक्स-रेज की जगह तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा ना। गामा रेज के जो फोटॉन्स है वो अलग एंगल पे स्कैटर होंगे, तो उन्होंने वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशन ढूंढा, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ का उन्होंने फोटो इक्वेशन आपको निकाल के दिया। आगे ठीक है, he found that although the incident beam consisted of single wavelength lambda, आपका जो इंसिडेंट बीम है जो आ रहा है उसमें एक ही वेवलेंथ है लैम्डा, the scattered intensity was maximum at 2 wavelength, the scattered intensity, ये इंटेंसिटी मैक्स था at 2 wavelength। या तो समझो ये थीटा किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पे, तो उसने लैम्डा वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया, तो उसको एक यहाँ पे मिला, हाँ, जब लैम्डा, जब उसका वेवलेंथ यहाँ पे क्या हुआ, जब वेवलेंथ उसका लैम्डा हुआ तो यहाँ पे मिला, और एक जगह मैक्स मिला उसका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा डैश, जिसको क्या बोलते हैं, और इनके बीच में जो गैप है उसको डेल्टा लैम्डा क्या बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पैरा क्या लिखा है, कॉम्पटन एक्सप्लेन, अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पटन एक्सप्लेन his observations by considering incidence of X-ray beam on graphite as collision of X-ray photons with the electrons of graphite। ये जो photons हैं वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम is transferred during the collision। एनर्जी तो एक्स क्यों होता है, अभी तक मोमेंटम की कोई बात नहीं, अब पता चला कि इसका मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, एनर्जी मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द कोलिजन एंड स्कैटर्ड फोटॉन्स हैव लोअर एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटॉन्स। तो ये जिस एनर्जी से आ रहा था उससे कम एनर्जी से इसने स्कैटरेटेड किया। आपने अगर कभी एक बॉल को ले रहा है तो आप जोर से मारते हो बॉल को, वाइड बॉल, मतलब जो बाकी बिलियर्ड्स के बॉल होते हैं वो उतने जोर से नहीं जाते, क्योंकि जब कोलिजन होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी क्या होता है और मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, दोनों का मास वगैरह अलग अलग रहेगा, इसका तो कोई मास है, ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो ये थोड़ा सा स्लो है, ये थोड़ा सा स्लो है। अब सीधा आ जाओ पेज नंबर 315 के सेकंड कॉलम पे, वाइट जो नॉर्मल पेज है। Compton showed that photon has associated momentum along with the energy। उसने बोला कि फोटोन के पास सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसके पास मोमेंटम भी है, सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसके पास मोमेंटम भी है। फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन पे, photons are electrically neutral and are not deflected by electric or magnetic field। तो Compton इफेक्ट, अब उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस, फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर, फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर। photons can have particle like collision। in photon particle collision एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व। ये सबसे बड़ा फाइंडिंग था कॉम्पटन इफेक्ट का। जब ये फोटॉन किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा तो मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम इज, ठीक है। देखो जब
फोटोन अगर हिट करेगा तो अपनी सारी एनर्जी लूज करके मर जाएगा, वो सारी एनर्जी इस पार्टिकल में आ जाएगी, तो अपना एनर्जी कंजर्व हो गया। ये किसी स्पीड से आ रहा था, हिट करके मर गया, अब ये स्पीड से जा रहा है तो मोमेंटम भी कंजर्व हो गया। क्वांटम इफेक्ट ने बोला कि इन इलेक्ट्रॉन इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व, एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने? photons can be absorbed or new photons can be created, photons can transfer their energy and momentum during collision and disappear, ये सब हमें पता है। इसके बाद this phenomenon is known as phase particle duality। तो अब यही है कि जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम है और एनर्जी है, ये आपको एक रिलेशन दे रहा है वेव पार्टिकल का। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे सेकंड पैरा, इफेक्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वर सीन इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वो सब ठीक है। ठीक है, ये आपका मेन क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसका मोमेंटम भी है, मतलब ये पार्टिकल, मतलब ये तो लाइट वेव भी हो सकता है और पार्टिकल। चलिए फोटो से देखो, सिंपल सा डायग्राम दिया है आपके बुक में, और एक छोटा सा टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? देखो, इसको बोलते हैं फोटो सेल। इसको क्या बोलते हैं? फोटो सेल इज अ डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल electrical energy, clear? It converts light energy into electrical energy। ठीक है, देखो होता क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने एक फोटो सेंसिटिव मेटल रख दिया, जिसमें आपने इंसिडेंट लाइट डाला, जैसे ही लाइट डालोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो यहाँ पे देखो, इसको कनेक्ट किया नेगेटिव से और इसको कनेक्ट किया पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो ये सर्किट कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका करंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो इसका काम क्या है, इसने लाइट लेकर करंट दिया, लाइट लेकर करंट दिया। ये जैसे मेरा फोन है जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके कैमरा में भी होगा। जब लाइट आएगा तो हम माइक्रो एमीटर से करंट निकाल सकते हैं, तो हमें पता चलेगा अगर ज्यादा लाइट है तो ज्यादा करंट, कम लाइट है तो हम इससे लाइट की इंटेंसिटी का भी पता कर सकते हैं। इससे किसकी पता कर सकते हैं? लाइट की इंटेंसिटी। क्लियर? लाइट कितना इंटेंस है। और इसको बर्नर अलार्म में भी यूज करते हैं।
बर्गलर मतलब पता है? चोर चक्के। कौन? चोर चक्के। बर्गलर मतलब बर्गलर का बच्ची। हाँ बर्गलर क्या होता है? बर्गलर आराम देखो कैसा होता है। मान लो ये आपका दरवाजा है, क्या ये? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अपने एक सोर्स ऑफ लाइट यूवी रेज का यूवी रेज दिखता तो है नहीं, तो यहाँ पे छोटा सा सोर्स है जिससे यूवी लाइट आ रहा है, समझो यहाँ पे, और यहाँ पे सामने एक फोटो सेल, क्या है? अब जैसे ही चोर सामने आएगा, लाइट ब्लॉक हो गया, तो करंट बंद हो गया, तो एक मैकेनिज्म सेट होता है, जैसे ही करंट बंद, अलार्म बज गया। वो तो वो ज़्यादा एडवांस सिस्टम होगा, ये हाउसिंग बेसिक हाउसिंग सिस्टम, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही कोई क्रॉस किया, लाइट बंद, अगर लाइट बंद तो अलार्म चालू, क्योंकि तब एमीटर जीरो वो सेट होता है, जैसे ही करंट जीरो तुरंत अलार्म रिवर्स हो जाता है। तो ये है आपका फोटो सेल, ये एक एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कागज पे नहीं है, उससे आप रियल लाइफ अप्लायंसेस भी बना सकते हो, मतलब वो भी सच है, मतलब कि फोटॉन मैटर एग्जिस्ट करता है, क्लियर है? फोटॉन एग्जिस्ट करता है। अब हमारी कोई बात अभी इतना